8 मार्च 2014 को मलेशिया के कुआलालंपुर से प्लेन टेक ऑफ तो करता है लेकिन कभी लैंड नहीं करता। इस प्लेन को सुबह 6:30 बजे चाइना के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 40 मिनट के बाद ये प्लेन गायब हो जाता है। ये फ्लाइट थी मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 370 MH370 और इसकी डिसअपीयरेंस बनी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री। तो आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ और किसने ऐसा किया होगा, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। चैप्टर 1, डिसअपीयरेंस ऑफ MH370। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रोज 2 फ्लाइट ऑपरेट किया करती थी। इनमें से एक फ्लाइट थी MH370 और इस फ्लाइट को 8 मार्च की रात को 12:35 पर टेक ऑफ करना था और 5 घंटे 34 मिनट के बाद 6:30 बजे बीजिंग में लैंड करना था। इस इंटरनेशनल फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स थे 14 अलग अलग कंट्रीज से और प्लेन के 12 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स थे जो कि मलेशियन थे। इस फ्लाइट के पायलट इन कमांड थे 53 इयर्स के कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह। कैप्टन ज़ाहरी उस वक्त मलेशिया एयरलाइन के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एंड वेल रिस्पेक्टेड पायलट्स की लिस्ट में आते थे। इस फ्लाइट में उनके को पायलट थे 27 इयर्स के फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद। ठीक 12:41 पर यह फ्लाइट कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। ठीक 1:07 पर प्लेन अपना लास्ट ACAR ट्रांसमिशन भेजती है। ACAR होता है एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस एड्रेसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम। ये एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि प्लेन के थाउजेंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स को मेजर करके सैटेलाइट की मदद से एयरलाइन को एयरक्राफ्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता रहता है, जिसकी मदद से एयरलाइन एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, शेड्यूलिंग और परफॉर्मेंस को नोट कर पाते हैं। इस आखिरी ट्रांसमिशन के बाद MH370 के ACAR को बंद कर दिया गया था क्योंकि एयरलाइन को इसके बाद कोई भी ट्रांसमिशन नहीं मिली थी। इसके बाद रात के 1:19 पर फ्लाइट के कैप्टन मलेशियन एयरलाइन के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने की क्लियरेंस मांगते हैं। मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस दे देती है और पायलट को हो चिन मिन सिटी में कॉन्टैक्ट करने के लिए बोलती है, जिसका कैप्टन ज़ाहरी ने रिप्लाई दिया था, गुड नाइट मलेशियन 370। ये उस वक्त काफी नॉर्मल रिप्लाई था, लेकिन असल में ये इस फ्लाइट से होने वाला लास्ट कम्युनिकेशन था। ठीक 1:21 पर यह फ्लाइट एक साथ कुआलालंपुर ACC और हो ची मिन ACC के रडार स्क्रीन से गायब हो जाती है। इन दोनों देशों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन्स को ट्रैक करने के लिए सेकेंडरी रडार को यूज करते हैं। सेकेंडरी रडार प्लेन के एल्टीट्यूड, फ्लाइट लेवल और एयर स्पीड की इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंडरी रडार से गायब होने का मतलब था कि MH370 के ACAR के साथ साथ ट्रांसपोंडर को भी बंद कर दिया गया था, जिस कारण से ना तो अब मलेशियन एयर स्पेस को और ना ही वियतनामीज एयर स्पेस को प्लेन की पोजीशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन थी। अब मलेशियन एयर स्पेस को यह लग रहा था कि उन्होंने प्लेन को हो ची मिन सिटी को हैंड ओवर कर दिया है और वियतनामीज एयर स्पेस को यह लग रहा था कि प्लेन अभी उनके एयर स्पेस में एंटर करेगा और तब उनसे कम्युनिकेट करेगा। लेकिन दोनों ही पूरी तरह से यहाँ पर गलत थे क्योंकि फ्लाइट उस रात वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर कर ही नहीं पाई, बल्कि वापस मलेशियन पेनिनसुला की तरफ पे टर्न हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर प्लेन के पोजीशन बताने वाले सभी डिवाइसेस बंद थे तो ये बात पता कैसे चली। तो देखो, असल में क्या होता है कि रडार 2 टाइप के होते हैं, सेकेंडरी रडार जो कि बंद हो चुके थे और एक होते हैं प्राइमरी रडार, तो काफी सिंपल तरीके से काम करते हैं। ये अपने एंटीना से आसमान में सिग्नल भेजते हैं एंड जब भी आसमान में प्रेजेंट किसी भी ऑब्जेक्ट से ये सिग्नल टकराता है तो वो वापस बाउंस बैक होकर रडार स्कोप पर दिखाई देता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट आसमान में अप्रोक्सीमेटली कितनी हाइट या डिस्टेंस पर होगा। इसीलिए जब MH370 टर्न कर रही थी तब मलेशियन मिलिट्री के प्राइमरी रडार ने उसे कैच कर लिया। इस रडार की रीडिंग के अकॉर्डिंग प्लेन 130 से 135 तक मलेशियन पेनिनसुला के अक्रॉस उड़ता जा रहा था और फिर 1:50 पर ही पेनांग के पास से गुजरता है, जो कि कैप्टन ज़ाहरी का होम टाउन था और इसके बाद प्लेन मलेशियन मिलिट्री के प्राइमरी रडार से भी गायब हो जाता है। अब किसी को भी ये नहीं पता कि प्लेन किस तरफ को उड़ रहा है और ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकता कि सारे रडार्स बंद हो गए हैं, सारे डिवाइसेस बंद हो गए हैं, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये किया तो किसी ऐसे इंसान ने जो प्लेन के अंदर मौजूद है। हर किसी ने इस फ्लाइट के मिसिंग होने की अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन आज तक किसी के पास भी कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। लेकिन इतने सालों में कुछ पॉपुलर थ्योरीज निकल कर आई है जिन्हें एक एक करके देखते हैं।
मास सुसाइड बाय पायलट। पहली थ्योरी कैप्टन ज़ाहरी को प्राइम सस्पेक्ट मानती है क्योंकि फ्लाइट ने मलेशिया की तरफ से 180 डिग्री का टर्न लिया था, जो कि ऑटो पायलट खुद नहीं कर सकता। फिर ये फ्लाइट उनके होम टाउन पेनांग से होकर गुजरती है, तो लोग मानते हैं कि वो अपने होम टाउन को लास्ट टाइम गुड बाय बोलना चाहते थे, इसलिए प्लेन को उस रूट से लेकर गए थे। साथ ही प्लेन के रडार से उस वक्त गायब होना जब वो किसी और कंट्री के एयर स्पेस में एंटर कर रहे हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लोग मानते हैं कि कैप्टन ज़ाहरी ने जानबूझकर उस टाइम पर ACARs और ट्रांसपोंडर्स को ऑफ किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस टाइम पर किसी भी एयर स्पेस का ध्यान उनकी तरफ जाए और उनके पास अपना प्लान कैरी आउट करने के लिए इनफ टाइम हो। इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस ये है कि कैप्टन ज़ाहरी के घर पर मौजूद है एक फ्लाइट सिमुलेटर। असल में फ्लाइट से ठीक 1 महीने पहले अपने फ्लाइट सिमुलेटर में कैप्टन ज़ाहरी साउदर्न इंडियन ओशन में अपनी सिमुलेटेड फ्लाइट को काफी डीप लेकर गए थे, ठीक वैसे ही जैसे उनकी लास्ट फ्लाइट थी। हालांकि मलेशिया एयरलाइन ने एलिगेशंस डिनाई कर दिए क्योंकि कैप्टन ज़ाहरी में कोई भी बिहेवियर चेंज नहीं आया था। पैसेंजर इन्वॉल्वमेंट। जब यूएस और मलेशियन गवर्नमेंट फ्लाइट के पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, तब उन्हें 3 ऐसे पैसेंजर्स मिले जिनके ऊपर शक किया जा सकता था। इनमें से पहला था एक स्विस जेट चार्टर्ड कंपनी में काम करने वाला फ्लाइट इंजीनियर। गवर्नमेंट को लगा इतनी एविएशन स्किल के साथ वो आसानी से प्लेन को रडार से गायब कर सकता था। और बाकी 2 लोग फेक पासपोर्ट से ट्रेवल कर रहे थे, जो कि 19 और 20 साल के 2 ईरानियन लड़के थे। लेकिन बाद में इन सबको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि इन सब में किसी का भी मोटिव प्लेन हाईजैक करने का नहीं हो सकता था। और तीसरी थ्योरी कहती है अनरिस्पॉन्सिव क्रू या फिर हाइपोक्सिया। इसका मतलब है किसी कारण से टेक्निकल फेलियर, फ्यूल एग्जॉशन या इंजन फेलियर के कारण पूरी की पूरी क्रू अनकॉन्शियस हो गई होगी। ये थ्योरी कोई सेंस नहीं बनाती क्योंकि हमें ये क्लियरली पता है कि प्लेन के कई पार्ट्स को जानबूझकर बंद किया गया था और इंडियन ओशन तक ले जाने के लिए प्लेन मैन्युअली कंट्रोल किया जा रहा था, अदरवाइज वो किसी सिविल रडार में रजिस्टर जरूर होता। रीजन कोई भी एयर स्पेस इस प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाया और क्योंकि इसे जानबूझकर वैसे उड़ाया जा रहा था कि वो किसी भी एयरलाइन के एयर स्पेस में ना आए। हाईजैक की भी पॉसिबिलिटी को डिनाई कर दिया गया था क्योंकि ना ही मलेशिया या फिर गवर्नमेंट या एयर स्पेस को उस रात कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आया हो या थ्रेट कॉल आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इस एक्सीडेंट को हुए आज 10 साल होने वाले हैं और भले ही आज तक एक्सीडेंट के रिलेटेड कोई भी नए एविडेंस ना मिले हो, लेकिन पिछले साल ही एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने रेडियो वेव की रिफ्लेक्शन की मदद से इस प्लेन के पाथ को कैलकुलेट करने की कोशिश की और इनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग MH370 एक काफी प्रिसाइज लोकेशन पर है, जिस पॉइंट पर 4 किलोमीटर अगर डीप वाटर रिसर्च ऑपरेशन किया जाए तो वो शायद प्लेन के पार्ट्स को ढूंढ पाएंगे। अभी तक हमें इस प्लेन के सिर्फ 27 अलग अलग टुकड़े मिले हैं जो खुद फ्लोट करके आसपास के आइलैंड पर पहुंचे हैं। तो ये भी हो सकता है कि शायद अगर हम एक और चांस ले या एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करें तो इस बार सक्सेसफुल भी हो जाए। लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमें इस क्रैश के उस प्लेन के यू टर्न का एग्जैक्ट रीजन मिल सके। ये रीजन, वो कारण, ये क्रू और पैसेंजर्स के साथ ही चला गया।